चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। हाँ, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये बोलेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बाह्य क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में। अब ये टॉपिक हमारे द्वारा पढ़े गए जो पिछले टॉपिक हैं उनसे किस तरह अलग है, क्या चीज़ इसमें अलग है, पहले क्या चीज़ नहीं था जो आज के टॉपिक में है, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो जो हमने कल जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, जो आज के लिए आपको होमवर्क मिला था, उसमें यह था कि जैसे दो चार्जेस हैं या तीन चार्जेस हैं, हम उनको इन्फिनाइट से ला करके एक दूसरे के पास रखने में जो हमको एनर्जी लगती थी, जो काम करना पड़ता था, जो काम, वही उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता था। आपको पता है ना, मैं पहले Q1 से चार्ज को लाता था, Q1 चार्ज आता था, फिर इन्फिनाइट से Q2 को लाता था, फिर Q3 भी लाया था। इसके पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब Q1 लाने के पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था, है ना। बस अब यहीं से हमारा नया शुरुआत होता है। तुमको काम अब भी वही करना है, तुमको इन्फिनाइट से चार्ज को जैसे आप कल लाए थे ना, आज भी वही काम करना है, इन्फिनाइट से तुमको चार्ज को ही लाना है। मगर फ़र्क बस इतना है कि कल के टॉपिक में हमारे पास कुछ भी नहीं था और हम सीधे चार्ज को लाए थे। आज के टॉपिक में तुम्हारे पास पहले से कोई फील्ड मौजूद है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे पहले से कोई फील्ड मौजूद है, पहले से कोई फील्ड, ये सोर्स कहीं का और कोई चार्ज रहा होगा, किसी और चार्ज के द्वारा पहले से यहाँ फील्ड बना हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अब इस फील्ड के अंदर तुमको उस चार्ज को लाना है। Q1 को लाते थे, याद करो कल जब मेरे पास ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, तो मैं जब सबसे पहली बार पहले चार्ज को लाया था तो मुझे उसमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा था। याद करो, आप लोगों को पता है पहले वाले चार्ज को लाने में, क्योंकि तुम लोग बोले थे सर पहले से वहाँ पे तो कुछ भी नहीं रखा है, तो पहले चार्ज को लाने में कैसी मशक्कत, क्या मुश्किल, मगर आज मुश्किल होगी। आज आपको वर्क डन पहले चार्ज को लाने में भी वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई किसी का प्रभाव है, पहले मतलब आप समझ जाइए कि आप किसी दूसरे के इलाके में प्रवेश करने जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में घुसने जा रहे हैं, तो समझिए आपको वर्क डन आज करना पड़ेगा। क्लियर है? मान लीजिए इस एक्सटर्नल फील्ड के भीतर, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर कोई पॉइंट P है और आप अनंत से किसी चार्ज Q को उस पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अनंत से अगर हम लोग यूनिट चार्ज को, कौन से चार्ज को, यूनिट चार्ज को उस पॉइंट पर, पॉइंट P तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, ले जाने में जो, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करो आप लोग। पोटेंशियल की डेफिनेशन जो हमने सबसे शुरू दिन पढ़ी थी कि इन्फिनाइट से किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को उस पॉइंट पर अपन पोटेंशियल बोलते हैं। याद है? पक्का? यूनिट चार्ज को लाते थे, पोटेंशियल बोलते थे। अब मैं आज कौन से चार्ज को ला रहा हूँ? क्यू चार्ज को ला रहा हूँ। तो क्यू चार्ज को अनंत से पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो प्रश्न उठता है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। कल भी फॉर्मूला पढ़े थे, आपने फॉर्मूले में लगाया भी है ना, हमेशा ये फॉर्मूला आपको जन्म भर याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला ये V इज इक्वल टू W/Q या W इज इक्वल टू V इंटू Q। पोटेंशियल जब निकालते हैं तो वो यूनिट चार्ज के लिए निकालते हैं, इसलिए वर्क डन में Q का डिवाइड करते हैं। अगर मेरे को Q चार्ज के लिए वर्क डन निकालना हो तो W इज इक्वल टू V Q हो जाएगा। पक्का? ये जितना वर्क डन तुमको करना पड़ता है अनंत से उस Q चार्ज को, इन्फिनाइट से उस Q चार्ज को पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तुमने जितना काम किया, ये तुमने W काम किया ना, वही काम इस Q चार्ज में, वो अनंत पे था, अब कहाँ पे आ गया, वो पॉइंट P पर वो चार्ज आ गया। ऐसे ही नहीं आया है, तुमको वर्क डन करना पड़ा है। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना, वही वर्क डन को मैं कहूँगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज Q। वही फॉर्मूला होगा।
वी क्यू बोलो या क्यू वी बोलो। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट बता दो। एक मैं समरी आपको बता देता हूँ, यानी एक वर्ड में, एक लाइन में हम क्या बोलेंगे सर। अनंत से, इन्फिनाइट से किसी चार्ज को, क्यू चार्ज है अपने पास, उसको किसी पहले से मौजूद, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा नहीं बनाया गया, याद रखना, ये इसके द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब तो ये चार्ज किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करने जा रहा है। तो इन्फिनाइट से किसी चार्ज को, कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। उसका फॉर्मूला होगा V इंटू क्यू या Q इंटू वी। इज इट क्लियर? पक्का? अब मुझे एक बात बताइए, ये तो हुई एक बात, इसका यूनिट क्या होगा? तो वोल्ट कुलॉम, ये पोटेंशियल इंटू चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट होता है कुलॉम और पोटेंशियल का होता है वोल्ट। तो कुलॉम वोल्ट बोलो या वोल्ट कुलॉम बोलो, कुलॉम वोल्ट बोलो, जो भी है, ये इसका यूनिट हो गया। अब सुनो एक और आगे की कहानी, क्योंकि ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब वो हर समय एक बल का महसूस कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है वो, क्योंकि वो किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर उसी चार्ज को मेरे को मान लो पॉइंट पी से क्यू तक सरकाना है, एक ही फील्ड एक ही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरकाने में क्या क्या काम। अब याद करो, विभवांतर की परिभाषा में आपको पहले दिन बताया था, विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के लिए हम लोग चार्ज को अनंत से लाते हैं उस पॉइंट तक, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना होता तो हम लोग उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को सरकाते हैं, पता है आपको, है ना? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर इसी चार्ज Q को मैं पॉइंट P से पॉइंट Q तक सरकाऊं, कहां से कहां तक सरकाऊं, पॉइंट P से पॉइंट Q तक सरकाऊं, तो ये जो सरकाने में जितना मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सुनो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वर्क डन टू मूव, या ब्रिंग लिख सकते हो, लाने में, ब्रिंग द चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट P टू Q, ठीक है? समझ में आ रहा है? वो जितना काम करना पड़ेगा ना, समझ जाओ उतने का उसमें जिसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आ जाएगा। जैसे इसको क्या बोलते हो आप, P से Q तक में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या आता है, बताओ भला क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप उस चार्ज का इंटू कर दो, जिस चार्ज को तुम सरका रहे हो, समझ में आ रहा है? तो उससे को सरकाने में तुम्हारे द्वारा जो वर्क डन किया गया है, तुमने जो वर्क डन किया है वही उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। उसको अपन ई के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ई के। अलग अलग पुस्तकों में इसको अलग अलग अक्षरों से डिनोट किया गया है, यहाँ पे ई के है, आप देख लो, ठीक है? ई के दिख रहा है आप सबको? ये एनर्जी उसके द्वारा स्टोर हो जाएगी, चल जाएगी। अब देखो यहाँ पर ना, सुनो ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ई के मतलब ये है कि उस चार्ज को हम चला रहे हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी समझना, कौन सा, चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें एनर्जी जो आएगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब इसी डेफिनेशन को अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करें, इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो याद रखिएगा कि, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको ना इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर अगर मैं Q को रखूँ 1 कूलॉम और डेल V को रखूँ 1 वोल्ट, Q की वैल्यू 1 और डेल V की वैल्यू 1, तो रखो तो 1 1 यहाँ पे, तो E के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू 1, डेल V की वैल्यू भी 1, 1 इंटू 1 यानी 1। अब तुम लोग बोलो कि सर आप क्या निकाल रहे हो, तो अब सुनो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलॉम चार्ज को
कितने कूलम चार्ज को? 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देकर चलाया जाए या एक्सेलरेट किया जाए या मूव कराया जाए। बात सुन रहे? फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे करके अगर एक्सेलरेट कराया जाए तो उसके द्वारा जो प्राप्त एनर्जी हुई है वो कितनी होगी? 1 जूल। कितनी होगी? 1 जूल। देखो डेफिनेशन भले बोलने में थोड़ी आपको कठिन लग सकती है, लेकिन अगर आप इसको देखते देखते अगर जोड़ जोड़ के बोलो तो वो बहुत सिंपल है। मैं भी जो बोला ना वो मेरे को याद भी नहीं है। अगर आप मेरे को बोलो कि सर आप फिर से बोल के दिखाओ तो मैं बोल दूंगा, लेकिन एज इट इज़ वैसा ही नहीं बोल पाऊंगा। शब्द आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन वो भी सही होगा। दूसरी बार मैं जो बोलूँगा वो सही होगा, क्योंकि अब मैंने जो जो चीज़ रखी है मैं वही वही चीज़ बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर 1 कूलम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देकर मैं चलाऊं या एक्सेलरेट कराऊं, उसको चलने को मैं तैयार कराऊं, तो उसके द्वारा जो प्राप्त एनर्जी होगी तभी तो चलेगा ना, है ना? तो उसके द्वारा जो प्राप्त एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 1 जूल होगी। समझ में आया? तो है? याद भी हो गया? चलो तो एक बार बोल के बताओ। हाँ। हो गए भाई। चलिए। अच्छा, ये क्यों क्या है? चार्ज। ठीक है, पक्का। अगर ये पूरी डेफिनेशन सब चीज ठीक ठाक है, बस मैं अगर इस क्यू के जगह, जो कि चार्ज है, अगर इस क्यू की जगह मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचने लगूं कि सर आप जो जिसको चलाने की बात कर रहे हो क्यू चार्ज, अगर आप इलेक्ट्रॉन को चलाओ, किसको चलाओ? यानी क्यू इज इक्वल टू जो 1 कूलम दिया ना, उस 1 कूलम के बदले में मैं ई रखूँ। ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पता है आपको? तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि सर अगर मैं इस क्यू की जगह अगर ई रखूँ और डेल्वी मतलब मैं 1 वोल्ट ही, डेल्वी तो 1 वोल्ट ही रखूँ, लेकिन क्यू जो 1 कूलम है उसकी जगह अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है यानी इतना उसको रखूँ, तो मुझे ई के की वैल्यू कितनी मिलेगी? चलिए चेक करते हैं। चलिए इफ करके मिलेगी तो ना, इफ जो चार्ज है वो ई के बराबर हो जाए। पहले चार्ज कितना लिया मैंने? तो मुझे जो डेफिनेशन मिली वो 1 जूल की डेफिनेशन मिली। किसकी मिली? 1 जूल की, है ना? अब मैं एक नया चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इसी डेफिनेशन में, इसी फॉर्मूले में जो चार्ज है वो 1 कूलम के बजाय अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दूँ, कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन चार्ज अगर रख दूँ और पोटेंशियल डिफरेंस को उतना ही रहने दूँ, 1 वोल्ट। चलिए देखते हैं। क्यू की जगह आपको क्या रखना है? ई। और ई मतलब कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू डेल्वी की वैल्यू 1 इंटू 1 हो जाएगा। जो आंसर आपका निकल रहा है, आपने एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हो तो जूल में निकलेगा, तो ई के इक्वल हो जाएगा। इसको आप 1 से इंटू करोगे तो उतना ही अच्छा आएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, और इसी को हम लोग नए नाम से पुकारते हैं, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस नाम से पुकारते हैं अपन? इसको आप हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, ठीक है? इसका मतलब ये पूरा जूल मिला के इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यानी आपसे कोई पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है? इस पूरे को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? अब कोई पूछे आपसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक बार और डिफाइन कीजिए सर, ताकि हमको याद हो जाए, तो मैं आपको फिर से डिफाइन करके बता रहा हूँ। सुनो मेरी बात। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर किसी, पहले जब आप 1 जूल को डिफाइन कर रहे थे ना, तो आप बोल रहे थे अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज को, कितने को? 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे करके एक्सिलरेट कराओगे तो उसके द्वारा जो प्राप्त एनर्जी है वो 1 जूल होती थी। पहले आप ये बोलते थे, अब आपको थोड़ा उसमें चेंज करना है। जो 1 कूलम चार्ज है ना उसके बजाय आपको बोलना है एक इलेक्ट्रॉन। क्या बोलना है? तो अब फिर से सुनो, मैं फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन मतलब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे करके एक्सेलरेट कराओ। एक्सेलरेट कराना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो वो चलेगा, है ना? तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे करके अगर आप उसको क्या कराओ? एक्सेलरेट कराओ। किसको?
एक इलेक्ट्रॉन को, तो उसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है, जितनी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, उस एनर्जी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? और अगर आप इसको जूल में बोलना चाहोगे तो कहना 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। कैसे है पता है ना? ये क्यू की वैल्यू यहाँ पे ई की जितनी रखा, ई की जितनी रखा मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 रखा, डेल वी को मैंने 1 वोल्ट ही रखा, तो उतना इंटू 1 यानी उतना इंच होगा। और क्योंकि अब ये एनर्जी निकली है इसलिए हम इसको जूल में नापेंगे, और इतने पूरे जूल को हम लोग बोल रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिए इस बात को, इतने पूरे जूल को बोल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए आप ये रिलेशन भी याद रखना, जन्म भर काम आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या? पूछ लो। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, पहले सबसे पहली बात मैं पॉइंट, ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज क्यू, उसको मैं कहाँ से कहाँ तक लाया? अनंत से लेकर के पॉइंट पी तक लाया। तो पॉइंट पी तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो पॉइंट पी पर पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जिसको मैंने क्या लिखा, वी इंटू क्यू करके लिखा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में स्टोर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बना। ये कब का फॉर्मूला बताओ समृद्धि? ये कब का फॉर्मूला? डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू वाला पोटेंशियल एनर्जी का कब का फॉर्मूला है? जब मैं इस क्यू चार्ज को इन्फिनाइट से लेकर के पॉइंट पी तक ला रहा था, तो जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वो वी इंटू क्या होगा? क्यू होगा। वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये तब का फॉर्मूला है। फिर ये क्या चीज मैंने बताया कि अगर उसी चार्ज को क्यू को फील्ड के अंदर ही मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरकाऊं, पॉइंट पी से क्यू तक सरकाऊं, तो जो वर्क डन करना होगा, जो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू, जिस चार्ज को आप सरका रहे हैं, और दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कोई डाउट है क्या? मिटू? मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी ये तो सिंगल चार्ज के लिए देखा आपने पोटेंशियल, अब अपन लोग देखेंगे डबल चार्ज के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ, अब सुनो। अब मान लीजिए आपके पास ये एक्सटर्नल फील्ड है, अब भी है। अब हमको दो चार्जेस लाने हैं। अभी तक मैं एक चार्ज की बात कर रहा था, अब कितने चार्जेस लाने? याद रहे पहले से फील्ड मौजूद है वहां पे, कल के डेरिवेशन में ऐसा नहीं था। अब सुनिए, जब मैं पहला चार्ज ला रहा हूं, मान लो पॉइंट ए है और वहां पहला चार्ज Q1 ला रहा हूं, अनंत से यहां तक ला रहा हूं। कहां से कहां? तो अनंत यानी इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक आपने Q1 चार्ज को लाया, उसको लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा? पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या कहलाएगा? तो वो पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना होगा मुझे बताइए आप। तो हो जाएगा Q1 और उस पॉइंट पर पोटेंशियल यानी V। ये वर्क डन की वैल्यू आप निकाल रहे हो, किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? वर्क डन। वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। क्या बोलेंगे? वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज, ब्रिंगिंग मतलब होता है लाना, चार्ज Q1 फ्रॉम वेयर टू वेयर? हाँ ठीक। एंड फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज चार्ज दैट यू हैव ब्रिंग, मतलब जो तुम लाए हो चार्ज कहाँ से कहाँ? अनंत से पॉइंट ए तक, और इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट ए का पोटेंशियल आपको लिखना है। ये आपने अभी एक काम कर लिया, Q1 चार्ज के लिए ये कार्य हो गया। ठीक है, और वो पोटेंशियल का नाम देता हूँ मैं V1, बिकॉज अभी मेरे को Q2 चार्ज भी लाना है, उसका अलग कार्य होगा, उसका अलग पोटेंशियल होगा। समझ रहे? ओके, सो क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो एक्सटर्नल फील्ड जो पहले से था, ऊपर से आपने एक चार्ज भी उसके अंदर रख दिया है। अब जो तुम अगला, अब ध्यान से देखना, आप अपने दिमाग को थोड़ा ऊंचा उठा लो। अब क्योंकि जब तुम दूसरा चार्ज लाओगे, किसको लाओगे? उस चार्ज को लाने में उस चार्ज को बेचारे को दो दो विरोधों का सामना करना पड़ेगा। कहीं कौन से दो विरोध बताओ भला? हाँ, एक तो एक्सटर्नल फील्ड है, उसके अंदर तुम प्रवेश कराओगे दूसरा चार्ज, तो उसका सामना करना पड़ेगा, उसके कारण तुम लोगों को अलग मशक्कत करनी है, अलग मुश्किल लगेगी। ऊपर से उसके अंदर एक चार्ज आ चुका है, वो भी उस आने वाले चार्ज का प्रॉपरली विरोध करना चाहेगा, प्रतिकर्ष रिपल्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा। अगर प्लस चार्ज ला रहा हूँ मैं, अगर ये भी प्लस है और वो भी प्लस है तो रिपल्शन फोर्स आपको लगेगा लगेगा।
और उसके कारण भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब अब जो वर्क डन मुझे टोटल वर्क डन जो करना पड़ेगा, एक्चुअली वो वर्क डन में दो काम शामिल रहेंगे, मतलब दो ठोक वर्क डन का सम रहेगा वो, है ना। उसमें एक्सटर्नल फील्ड के कारण भी वर्क डन शामिल रहेगा, और Q1 चार्ज के कारण उसका विरोध सहते हुए भी, उसका विरोध का सामना करते हुए भी मुझे लाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो हम लोग दोनों के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों को टोटल करेंगे, तब मुझे वर्क डन W2 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, नाउ वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटिव या इन्फिनाइट टू पॉइंट P। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट P दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं चार्ज को ला रहा हूँ Q2। समझ में आ रहा है? पॉइंट B। अब सुनो, वो जो W2 होगा वो इज इक्वल्स टू दो ठोक वर्क डन के सम के बराबर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो पहला हिस्सा है वो मैं इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो लिखता हूँ, मतलब एक्सटर्नल फील्ड के कारण मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो जैसे उसके लिए लिखे थे वैसे इसके लिए आप लोग लिख लें। जैसे याद करो, ये कौन सा वर्क डन था, एक W1 कौन सा वर्क डन था जब तुम किसको लाए थे, Q1 चार्ज को लाए थे पॉइंट ए पर इन्फिनिटी से। तो ये जो वर्क डन करना पड़ा था ना, वो इसके कारण करना पड़ा था। अगर ये ना होता तो ये वर्क डन कितना होता बताओ, 0। क्यों? हाँ, कल का कंसेप्ट याद करो। कल का कंसेप्ट में भी जब हम लोग पहली बार जब पहला चार्ज लाए थे, तो पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा था, क्योंकि पहले से वहां पर कोई फील्ड मौजूद नहीं था। आज पहले से वहां पे कोई फील्ड मौजूद है, करके मेरे को इतना काम करना पड़ा, और ऐसा ही सेम टू सेम काम मेरे को Q2 के लिए भी करना पड़ेगा। उस पॉइंट का जो पोटेंशियल मान लो V2 है, तो Q2 इंटू V2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? प्लस कुछ और करना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज जब तुम Q2 को ला रहे होगे तो पहले से वहां पे Q1 भी मौजूद है। बहुत बढ़िया बोल रही है, बहुत बढ़िया। और वो वर्क डन कितना होगा पता है? वो वर्क डन उतना ही होगा जितना कि इन दोनों चार्जेस को आप दूर से ला करके पास रख के बनाए रखने में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, जो आपने कैलकुलेट, वही क्या लगेगा बताओ? तो बोला 1/4πε0 Q1 Q2/R12। याद करो, ये फॉर्मूला आपने कल ही लाया था, जब जब आप लोग बोले थे ना सर वो कल वाला डेरिवेशन 3 टुकड़ों में था, एक चार्ज के लिए, फिर 2 चार्ज के लिए, फिर n चार्ज के लिए। तो उसमें जो 2 चार्ज के लिए वाला था ना, नहीं, 1 चार्ज, 2 चार्ज, फिर 3 चार्ज, फिर n चार्ज, है ना। तो जो 2 चार्जेस वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव किया था ना, वो यही है। और वही वर्क डन आपको करना पड़ेगा इस चार्ज के कारण, जो आप उस चार्ज को Q2 को पॉइंट B तक लाने में जितना वर्क डन करोगे वो ये है। और इसमें ये वाला फैक्टर कौन सा है? ये उस फील्ड के कारण जो आप जो वर्क डन करना पड़ेगा वो है। और दोनों को सम करोगे तब टोटल वर्क डन निकलेगा। यहाँ पे 2 टुकड़े ऐसे क्यों नहीं आए? क्योंकि वो सिर्फ Q1 के लिए जब था तो उस समय वहां पे और कोई चार्ज नहीं था, इसलिए वो वाले फैक्टर में केवल फील्ड वाला आएगा काम। समझ में आ रहा है? अब टोटल वर्क डन मेरे को बताओ कितना होगा। देयरफॉर टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। बताओ कितना होगा? Q1 V1 Q2 V2, है ना, और प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R1। ये आपका फॉर्मूला, यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? बता दो, देख लो। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। दूरी कितनी है यहाँ पे? R1।